दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बलराम पांडे और जीएसएफ कोचिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज इस सेशन में हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये लिखा ये गया है कि अपने यहाँ चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव होता है, तो चुनाव की प्रक्रिया में जो कुछ महत्वपूर्ण पद हैं उनमें उनके मतदान में कौन कौन से लोग मतदान करते हैं, कौन कौन से लोग वोट डालते हैं, वोटिंग करते हैं। उसमें से 3 चीजें हैं। एक जो भारत का राष्ट्रपति है यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, एक जो उपराष्ट्रपति है यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और तीसरा जो राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, इलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ राज्यसभा। इन तीनों के चुनाव में कौन कौन लोग मतदान करते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब तो बहुतेरे लोग जानते होंगे, खास करके जो पुराने लोग हैं, पुराने अभ्यर्थी हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग मतदान नहीं करते, ये सवाल थोड़ा ज्यादा पेचीदा हो जाता है। आपको ये बताना थोड़ा जरूरी है, या हमको जरूरी लगा कि एक बार इस बात पर भी इसी सेशन में चर्चा कर लिया जाए कि प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन ऐसे लोग होते हैं जो कि मतदान नहीं करते हैं। तो चले पहले शुरुआत इस बात की करते हैं कि प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन लोग मतदान करते हैं। इस सेशन को हम लोग यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम किसको लेंगे? भारत के राष्ट्रपति को। ये देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग मतदान करते हैं। चलें थोड़ा देखते हैं। देखिए मित्रों कि जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इनका निर्वाचन किया जाता है, तो अनुच्छेद 52 ये कहता है 52 कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, और जो 55 है अनुच्छेद 55 वो आपसे ये कहता है कि जहां पे ये लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराएगा? तो आप इसको जानते हैं, निर्वाचन आयोग कराएगा। यहां पे आपको ये जानकारी थोड़ा सा देते चलें, विशेष करके वो बच्चे जो बिल्कुल नए नए फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो परीक्षा की तैयारी में उतरे हैं। आपको ये बता दें कि जो निर्वाचन है वो निर्वाचन आयोग कराएगा। तो निर्वाचन आयोग 2 प्रकार का होगा, यानी जो इलेक्शन कमीशन है वो 2 तरीके का होगा। एक जिसको कहेंगे आप केंद्रीय निर्वाचन आयोग, यानी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, और राज्य निर्वाचन आयोग। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये केंद्रीय निर्वाचन हुआ। और इधर आपको क्या बताया गया कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है। यहां आपके जो काम की चीज है वो ये है, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, ये केवल 6 चुनाव करवाता है, केवल 6 चुनाव। अब वो कौन कौन से चुनाव है, अब इसी चीज को हम आपसे एक बार डिस्कस कर दें। देखें कौन कौन सा चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करा रहा है, नोट करते चलिएगा। ये सारी चीजें परीक्षा में एक के बाद एक पूछी जाती हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। अगर आप अनुच्छेद यानी आर्टिकल की बात करेंगे तो अनुच्छेद 324 से 329 तक इसके विषय में आपको पूरा संविधान में डिटेल दिया गया है। यह आयोग कितने चुनाव करा रहा है भारत में? 6 चुनाव करा रहा है। कौन कौन से चुनाव करा रहा है उनका नाम जरा आप नोट करते चलें। देखें वो ये हैं, कि चुनाव कराता है ये भारत के राष्ट्रपति का, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये चुनाव कराता है उपराष्ट्रपति का, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये चुनाव कराता है राज्यसभा का, राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों, मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये चुनाव कराता है
राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्यों, ये चुनाव कराता है लोकसभा के सदस्य। ये चुनाव करा राज्य विधानसभा के सदस्य। कुल मिला के संख्या कितनी हो गई? 6। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं इस तरीके से कि ये जो दोनों हैं, ये वाले यानी राज्यसभा और राज्य विधान परिषद है, ये उच्च सदन है, ये अपर हाउस है। ये जो आपने नीचे लिखे हैं दो, ये क्या है? ये निम्न सदन है, लोअर हाउस है। अब आपके काम की क्या चीज निकली? परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ही आपको ये जानना जरूरी है कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग कुल 6 चुनाव कराएगा, कोई 7वां चुनाव नहीं कराता। वो 6 लोग चुनाव कौन कौन से आपको पहले से बता दिया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य, यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें इन जो चारों सदन, ये चारों क्या हैं? ये चारों सदन हैं, ये चारों सदन है, हाउस है। ठीक है, कौन कौन से सदन है? तो आपको क्या बताया गया? इसमें से ये ऊपर वाले 2 ये उच्च सदन है, अपर हाउस है, और नीचे वाले 2 निम्न सदन है। ये 6 चुनाव हुए। अब यहीं पे आपको एक अगली चीज, आपको काम की चीज बता दें। यहां पे अभी हम लोगों ने लिखा था कि ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव करा रहा है। यहीं पे आपको इतना चीज बताते चले कि राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराएगा, जब अगर आप इसका आर्टिकल पढ़ते हैं अनुच्छेद, तो अब अनुच्छेद 243 में कोई एक सबसेक्शन है, उसमें लिखा गया है, इसका डिटेल दिया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग, मित्रों केवल एक लाइन में समझें, ये केवल स्थानीय निकाय के चुनाव कराता है। स्थानीय निकाय के चुनाव, इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्थानीय निकाय क्या है, तो यहां पे आपको थोड़ा ये ध्यान देना है कि हमको ये देखना पड़ता है, यानी जो हमारा संविधान है, वो संविधान क्या कह रहा है कि आप किसी गांव में रहते हैं, यानी ग्रामीण निकाय है, रूरल बॉडी है, ग्रामीण निकाय है, या फिर वो कोई शहरी निकाय है, यानी अर्बन बॉडी है। शहरी निकाय, अर्बन बॉडी। अब अगर आप यहां पर आ गए हैं, तो शहरी, अगर आप मान लें ग्रामीण निकाय की बात करते हैं, यानी रूरल बॉडी की बात करते हैं, तो यहां पर आप पढ़ते हैं पंचायती राज व्यवस्था, यानी पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम। और पंचायती राज सिस्टम में आप जानते हैं जो व्यवस्था लागू की गई है अपने यहां, वो त्रिस्तरीय है, यानी 3 टायर सिस्टम है। उन पंचायती राज व्यवस्था में वो तीनों कौन कौन से हैं? तो आप क्या पढ़ते हैं? ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन? ग्राम प्रधान। इसी तरीके से आप पढ़ते हैं क्षेत्र पंचायत, यानी इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ब्लॉक पंचायत। क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत का जो चीफ है, मुखिया, वो कौन है? ब्लॉक प्रमुख है। इसी तरीके से आप इसमें तीसरा पढ़ते हैं जिला पंचायत, जिला पंचायत, या हम इसको कभी कभी जिला परिषद भी कहते हैं। ठीक, ये जो व्यवस्था है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये पंचायती राज व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। इसका सुझाव किसने दिया था? तो आप उसको जानते हैं कि वो बलवंत राय मेहता आयोग बनाया गया था, फिर बाद में अशोक मेहता आयोग आया, तो ये सुझाव मुख्य रूप से बलवंत राय मेहता आयोग ने दिया था। इसी
तरीके से, जैसे ग्रामीण में आपने देखा कि 3 तरीके के निकाय हैं, ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें या ब्लॉक पंचायतें, जिला पंचायतें या जिला परिषदें। उसी तरीके से अगर मान लें आप थोड़ी देर के लिए अगर आप शहर की बात करें तो शहरों में भी यही 3 टायर सिस्टम लागू है, त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है, बस उनका नाम थोड़ा कुछ इस तरीके से रखा गया है, जैसे नगर पंचायत, फिर आप कहते हैं नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, यह कभी कभी पालिका परिषद भी कहा जाता है, परिषद, और फिर आप कहते हैं नगर निगम। आप इनको एक लाइन में कई बार कहते हैं अंग्रेजी में, ये म्यूनिसिपैलिटी है या कॉर्पोरेशन है। क्लियर? इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये स्थानीय निकाय हैं। मित्रों, ये आप जानते हैं कि जब पीवी नरसिम्हा राव जी की केंद्र में सरकार थी तो उन्होंने संविधान में संशोधन कराया था। 2 महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे, संशोधन यानी अमेंडमेंट। वो संशोधन कौन कौन से थे? तो आप क्या पढ़ते हैं कि एक संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन, एक आप पढ़ते हैं 73वां एक आप पढ़ते हैं जिसको कहते हैं आप 73वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और एक को आप कहते हैं 74वां संविधान संशोधन, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मित्रों, ये दोनों संशोधन हुए थे 1992 में, यानी जब इनको पास किया गया था। तो ये जो साल आपने लिखा है, ये कुछ किताबों में 1993 1993 लिखा जाता है। मित्रों, इतना ध्यान रखिएगा कि जब ये बिल पास किया गया था पीवी नरसिम्हा राव जी के समय, तो वो जो वर्ष लाया गया था जब इसको सदन में यानी हाउस में इसको जो प्रेजेंट किया गया था, तो वो साल 1992 का था। ये बात अपनी जगह है कि जब ये 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया, इसको इंप्लीमेंट किया गया, तो वो डेट थी 24/4/1993। इसीलिए कई बार कहीं साल ये 92 की जगह 93 लिख दिया जाता है। आप जानते हैं कि भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से ये जो आपने 74वां संविधान संशोधन लिखा है अमेंडमेंट, ये लागू किया गया था 1 जून 1993 यानी 1993। ये दोनों संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इन्हीं दोनों संशोधनों के द्वारा संविधान में 2 अनुसूची यानी 2 शेड्यूल जोड़े गए थे। एक अनुसूची जोड़ी गई थी जिसको आप 11वीं अनुसूची यानी 11th शेड्यूल कहते हैं, और दूसरी जो अनुसूची जोड़ी गई थी उसको हम लोग कहते हैं कि वो 12वीं यानी 12th शेड्यूल थी। ये ध्यान दें कि जो 12वीं अनुसूची थी ये शहरी निकाय यानी अर्बन बॉडी से संबंधित है, और जो ये 11वीं अनुसूची है जो 11th शेड्यूल है ये ग्रामीण निकाय से संबंधित है। इन व्यवस्थाओं को कब लागू किया गया था, तो आपको उसकी डेट पहले से लिखा दी गई थी कि जो 74वां संविधान संशोधन है वो शहरी निकाय से है, ये 1 जून 1993 को लागू किया गया, और ग्रामीण निकाय वाला जो था ये आपने लिखा है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये 24/4/1993 को कराया गया। मतलब एक लाइन का क्या हुआ कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग 6 चुनाव कराता है, और जो राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो केवल स्थानीय निकाय के चुनाव कराता है। स्थानीय निकाय किसको कहते हैं, बहुत ही संक्षेप में अभी आपको बता दिया गया कि व्यवस्था क्या है। तो आपने लिखा कि ग्रामीण निकाय है, शहरी निकाय है। ग्रामीण निकाय में आपको बताया गया पंचायती राज व्यवस्था है। ये व्यवस्था को लागू करने का सुझाव किसने दिया था, तो हमने भी आपको थोड़ी देर पहले एक आपको नाम बताया था, बलवंत राय मेहता आयोग। बलवंत राय मेहता आयोग, इसको फर्स्ट मेहता आयोग भी कहा जाता है या प्रथम मेहता आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग का गठन किया था एनडीसी ने यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने। तो बलवंत राय मेहता आयोग की सुझाव पे पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो कैसे लागू की? त्रिस्तरीय लागू की गई, यानी 3 टायर सिस्टम था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इसी तरीके से
शहरी निकाय में आपने लिखा कि नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो स्थानीय निकायों के चुनाव कराता है। अब हमारा विषय क्या था? हमारा ये विषय ये था कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग मतदान करते हैं। तो पहला प्रश्न ये आया कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराएगा? तो आपको पहले से बताया गया केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराएगा। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग जब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव कराता है तो मित्रों वहां पे एक केंद्रीय निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। केंद्रीय निर्वाचक मंडल, सेंट्रल इलेक्टोरल कोलाज। जो इसी मंडल में जो लोग शामिल होते हैं, जिनको शामिल किया जाता है, इनके जो सदस्य होते हैं वही सदस्य निर्वाचन आयोग, यूं कह लें वही सदस्य प्रेसिडेंट के चुनाव में मतदान करते हैं। तो फिर प्रश्न आता है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो कौन कौन से सदस्य हैं, चलें इसके ऊपर जिक्र करते हैं। देखें, एक, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑल इलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ लोकसभा। इसी तरीके से राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑल इलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ राज्यसभा, निर्वाचित सदस्य। इसी तरीके से आप पढ़ते हैं आगे, 28 राज्य विधानसभाओं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभाओं। हम आपको बता चुके हैं कि इनके सदस्यों को हम लोग MLA कहते हैं। तो आपने क्या लिखा? 28 राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ 28 लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद कौन शामिल होता है? इसके बाद शामिल होता है हमारे यहां दिल्ली और पौंडीचेरी, दिल्ली और पौंडीचेरी, या जिसको हम लोग पुद्दुचेरी भी कहते हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेजिस्लेटिव असेंबली यहां पे जो बनाई गई है उसी के जो सदस्य होते हैं, इलेक्टेड कैंडिडेट, वो शामिल होते हैं के सदस्य, यानी निर्वाचित सदस्य। प्रेसिडेंट के चुनाव में मित्रों यही लोग शामिल होते हैं, यही लोग निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं। आपने क्या लिखा है? एक शब्द पे ध्यान दें, इसमें एक जगह लिखा गया है बार बार, क्या लिखा गया है? निर्वाचित सदस्य। क्या लिखा गया है? निर्वाचित सदस्य। क्या लिखा गया है? निर्वाचित सदस्य। फिर यहां पे क्या लिखा गया है? निर्वाचित सदस्य। अब ये चीज कुछ चीजें पैदा करते हैं, कुछ सवाल पैदा करते हैं, जहां से अक्सर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान में रखें मित्रों कि लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो आप जानते हैं वो 543 हैं, 543 हैं। राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो 233 हैं। वैसे कुल सदस्य संख्या 245 है। 245 में 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। इसी तरीके से 28 राज्य विधानसभाएं हमारे यहाँ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसी में से एक असेंबली अपने यहाँ यूपी की है, जिसमें सदस्य संख्या कितनी है? 403। अगर मान लें 28 राज्य विधानसभाओं की संख्या को टोटल जोड़ लिया जाए, या यूं कह लें आप एक लाइन में कि यहाँ पे भी विधानसभाएं हैं, असेंबली हैं, यहाँ पे भी आपने लिखा है कि दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा। तो ये ध्यान में रखें, अगर इनकी संख्या को जोड़ लिया जाए, यानी 28 ये और 2 ये, तो इनकी संख्या लगभग 4120 के आसपास आती है। यानी अपने यहाँ इतने क्या हैं? MLA। ये सारे के सारे, ये ध्यान रखें मित्रों, ये इलेक्टेड कैंडिडेट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस निर्वाचक मंडल में, इस इलेक्टोरल कॉलेज में यही इतने लोग शामिल होते हैं। यहां पे एक चीज बहुत दिलचस्प है कि अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर आप उठा के देखें, जितने भी पब्लिकेशन हैं उसमें से एक पब्लिकेशन ऐसा है
जो आप लोग जानते हैं कि बहुत सबसे सुपर डुपर हिट है, उसी पब्लिकेशन की किताब हम प्रीवियस ईयर की किताब उठाते हैं और उसको गौर से पढ़ते हैं। अगर आप उस प्रीवियस ईयर के पेपर को अगर आप उठा लें मित्रों, और केवल ये देखें कि प्रेसिडेंट के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन लोग शामिल होते हैं और कौन लोग मतदान करते हैं, तो इसी एक सवाल को, आसान से सवाल को शब्दों की बाजीगरी की जाती है। और अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप उठा के देखें तो सैकड़ों बार सवाल बना है। सवाल सिर्फ इतना है, एक सवाल, यानी उसकी जो आत्मा उस सवाल की केवल ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मतदान करते हैं, ये सवाल सीधा कहें, या बात घुमा के कह दें कि प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन लोग मतदान नहीं करते हैं। बस एक लाइन में केवल इतना रट लें, केवल इतने लोग प्रेसिडेंट के चुनाव में मतदान करते हैं। यहां पे अब लगे हाथ हमारा आज जिस टॉपिक पे हम लोग जिक्र करने जा रहे थे, वो टॉपिक केवल ये था कि प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन लोग मतदान नहीं करते हैं। अब इस विषय पर आते हैं, चलिए देखते हैं कि कौन कौन मतदान नहीं कर रहा है। यानी विषय हमारा क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान नहीं करते। मतदान नहीं करते। हमारा टॉपिक अब ये है। इस शब्द पे थोड़ा ध्यान दें जो आपने यहां पे लिखा है। कौन लोग मतदान करेंगे, इस पे आपसे जिक्र कर लिया गया। कौन लोग मतदान नहीं करेंगे, अब इस विषय पर आते हैं। तो बहुत गौर से देखें, कौन लोग मतदान नहीं करेंगे, तो एक मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड कैंडिडेट। मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड कैंडिडेट, मनोनयन यानी नॉमिनेशन कौन करता है। आप जानते हैं भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार केवल दो लोग नॉमिनेशन का काम करते हैं। एक भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेशन करता है और दूसरा जो राज्यपाल होता है राज्य में, यानी जो गवर्नर बनाए जाते हैं, ये लोग नॉमिनेशन करते हैं। राष्ट्रपति किसमें नॉमिनेशन करता था, तो आप जानते हैं कि लोकसभा में 2 लोगों को नॉमिनेट करता था पहले, और राज्यसभा में आज भी वो 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। इसी तरीके से अगर आप मान ले राज्यपालों की बात करें, तो राज्यपालों को एक संवैधानिक शक्ति मिली हुई थी कि राज्य की विधानसभा में जितने भी असेंबली हैं, जैसे इस समय 28 असेंबली हैं अपने यहाँ विधानसभाएं हैं, तो हर असेंबली में एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करता था उस राज्य का राज्यपाल, और जिस व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता था वो व्यक्ति एंग्लो इंडियन होता था, आंग्ल भारतीय होता था। अब ये व्यवस्था हटा दी गई। मतलब हटाया क्या गया है, प्रेसिडेंट जो जिन 2 लोगों को लोकसभा में और राज्य का राज्यपाल जिन लोगों को, यानी जिस एक व्यक्ति को विधानसभा में नॉमिनेट करता था, हालांकि अब ये व्यवस्था हटा दी गई है। ये मनोनीत कैंडिडेट होते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति आज भी 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। बिल्कुल उसी तरीके से राज्यों में जो विधान परिषदें बनाई गई हैं जिन राज्यों में, वहां पर भी उस राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर आज भी उस राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 लोगों को आज भी नॉमिनेट करता है 5 आधारों पर। फिर से एक बार गौर से सुने, हमने आपसे क्या कहा, नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं, मनोनीत सदस्य हैं। मनोनयन कौन करेगा, नॉमिनेशन कौन करेगा, केवल 2 लोग। एक भारत का राष्ट्रपति मनोनयन का काम करता है, दूसरा किसी राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर नॉमिनेशन करता है। अगली बात क्या है, राष्ट्रपति कहां पर नॉमिनेशन करेगा, तो हमारे यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था क्या थी कि वह लोकसभा में 2 लोगों को नॉमिनेट करता था जो कि एंग्लो इंडियन होते थे, आंग्ल भारतीय, और राज्यसभा में वो 12 लोगों को नॉमिनेट करता था। इसी तरीके से जो राज्य का राज्यपाल है, विधानसभा में वो एक व्यक्ति को नॉमिनेट करता था, और विधान परिषद में राज्य का राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 लोगों को नॉमिनेट करता था 5 आधार पर, यानी 5 ग्राउंड पर।
अब आप ये जानते हैं इधर हाल ही में मोदी जी के समय संविधान में एक संशोधन किया गया और उसमें यह किया गया कि जो एंग्लो इंडियन लोगों को नॉमिनेट किया जाता था, ये जो आंग्ल भारतीय लोगों को सदन में मनोनीत कर दिया जाता था, यानी ये जो दो लोग हैं ये और जो ये आपने लिखा है ये, अब इस व्यवस्था को हटा दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंग्लो इंडियन को अब किसी भी हाउस में नॉमिनेट नहीं किया जाता, न राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है न राज्यपाल नॉमिनेट करता है। अब मूल सवाल क्या है कि मनोनीत सदस्य जो होते हैं ये प्रेसिडेंट के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। ये जो हमने अभी आपको बताया कि जो राज्यपाल विधान परिषद में यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 लोगों को नॉमिनेट करता है, सदन की कुल संख्या के जो मेंबर हैं, इसके ऊपर हमने एक सेशन किया है। आपको जब अवसर कभी मिले और अगर आप जरूरत महसूस करते हैं तो एक बार उस सेशन को जाके पीछे देख सकते हैं। अब एक दूसरी बात पे आते हैं, ये लोग चुनाव क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं, अभी इस टॉपिक पर हम थोड़ी देर के बाद आते हैं। दूसरी चीज आपको क्या देखना है कि कौन प्रेसिडेंट के चुनाव में मतदान नहीं करेगा मित्रों, तो ध्यान में रखें जो राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं, राज्य विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो राज्य विधान परिषद के सदस्य यानी जिनको आप MLC कहते हैं, MLC, ये लोग भी भारत के प्रेसिडेंट के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। तीसरी चीज ध्यान में रखें कि कौन लोग मतदान नहीं करते हैं। अभी आपने चूंकि लिखा था कि जो ये विधानसभाएं हैं, विधानसभा के सदस्य प्रेसिडेंट के चुनाव में यानी जो इलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो मतदान करेंगे। अब आप थोड़ी देर के लिए जरा सोचिए कि जिस समय प्रेसिडेंट का चुनाव होने जा रहा है, मान ले बाय द वे भारत के किसी राज्य में यानी किसी एक राज्य में या एक से ज्यादा राज्य में कोई ऐसी विधानसभा हो जो किसी कारण से जहां पे अनुच्छेद 356 लगा हुआ हो, यानी वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा है, प्रेसिडेंट रूल लगा है, या आप ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्द में कि उस राज्य की विधानसभा को राज्यपाल ने भंग कर दिया है या उसको विघटित या डिसॉल्व कर दिया है, तो क्या होगा। तो ये ध्यान में रखें जो विघटित राज्य विधानसभाएं होती हैं, विघटित राज्य विधानसभा के सदस्य विघटित मतलब जिसको भंग कर दिया गया है, डिसॉल्व कर दिया गया है। एक ऐसी असेंबली, एक ऐसी स्टेट असेंबली जिसको डिसॉल्व कर दिया गया है, विघटित कर दिया गया है, उसके सदस्य भी प्रेसिडेंट के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने लोग हो गए जो चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। तो आपको क्या बताया गया, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य मतदान नहीं करेंगे, लोकसभा के मनोनीत सदस्य मतदान नहीं करेंगे, विधानसभा के मनोनीत सदस्य मतदान नहीं करेंगे। फिर आपको यह बताया गया कि जो विघटित विधानसभा है, डिसॉल्व है कोई अगर असेंबली, तो उसके सदस्य भी मतदान नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा के मामले में मित्रों ये ध्यान रखें कि अपने यहाँ 28 राज्य विधानसभाएं हैं और 2 स्टेट ऐसे हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी या पुदुचेरी। हालांकि इनको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में रखते हैं, लेकिन ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं बनाई गई यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई है। अगर मान ले असेंबली नहीं होती तो दिल्ली में और पांडिचेरी में मुख्यमंत्री कैसे होते। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं, इसी तरीके से पांडिचेरी में भी चीफ मिनिस्टर बैठाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हालांकि दिल्ली और पांडिचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में आते हैं, लेकिन ये दोनों भी स्टेट ऐसे हैं, यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर विधानसभा है और विधानसभा है यानी असेंबली है, इसीलिए यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखें, जब हम लोग कहते हैं कि मनोनीत सदस्य मतदान नहीं करेंगे, तो मनोनीत सदस्य किसके किसके, इनका मनोनयन कहाँ हो रहा है, तो आपको बताया गया लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, फिर आपको क्या बताया गया, विधानसभा यानी असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मनोनीत सदस्य हैं। तो इसमें 28 राज्य जो पूरे हैं और जो दिल्ली ये है, दिल्ली और पांडिचेरी, ये सारे लोग मतदान नहीं करेंगे। इसी तरीके से आपको क्या बताया गया
कि जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ये मतदान नहीं करते हैं। एक तीसरी चीज वहां पे आपको बताएगी, अगर मान ली कोई राज्य विधानसभा ऐसी है जो कि भंग हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, तो उसके सदस्य भी प्रेसिडेंट के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। मतलब क्या हुआ, इस डिस्कशन का जो कंक्लूजन निकला, जो उसका निष्कर्ष निकला, वो क्या हुआ कि प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन लोग मतदान नहीं करते, तो उसका एक लाइन का जवाब हुआ कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा सदन में मनोनीत किए गए सदस्य मतदान नहीं करेंगे। एक, राज्य विधानसभा राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके सदस्य मतदान नहीं करते हैं। तीसरा आपको क्या बताया गया कि अगर मान ली कोई स्टेट असेंबली है, कोई राज्य विधानसभा है, लेकिन वो बाय द वे डिजॉल्व कर दी गई है, विघटित कर दी गई है या भंग कर दी गई है, तो उसके सदस्य भी चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। मित्रों, जहां तक हमको याद आ रहा है, लगभग शायद 1969 की बात है, उसमें भारत के प्रेसिडेंट हुआ करते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। इत्तेफाक से होता यह है कि भारत के ये एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं, भारत के उन प्रेसिडेंट में इनका नाम शामिल किया जाता है जिनकी पद पर रहते हुए डेथ हो गई थी, यानी ऑन द पीरियड ऑफ ड्यूटी, उसमें ये अपने सेवा में थे और उसी सेवा के दौरान ही अपने पद पर थे और उसी सेवा के दौरान ही डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। मतलब ये भारत के ऐसे पहले प्रेसिडेंट हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, डेथ हो गई है। इसके बाद होता क्या है कि उसी से दरमियान चुनाव होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। इत्तेफाक से उसमें भारत में एक या दो राज्य ऐसे थे जहां पर कि विधानसभा जो थी वो विधानसभा को भंग कर दिया गया था, डिसॉल्व कर दिया गया था। उसी समय प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ। प्रेसिडेंट का जब चुनाव हुआ तो उस मामले को ले जाके कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। उसका जो ग्राउंड था, यानी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने का जो ग्राउंड बनाया गया, आधार बनाया गया, वो ये बनाया गया कि भारत में चूंकि दो राज्य ऐसे हैं, वो साउथ इंडियन स्टेट थे, इसमें नाम याद नहीं आ रहा है, वो स्टेट ऐसे हैं जहां की विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया गया है, इसीलिए जो प्रेसिडेंट का चुनाव आया है, उसके प्रेसिडेंट के चुनाव का जो परिणाम आया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसी स्थिति में जब यह मामला माननीय न्यायालय में जाता है तो उस समय माननीय न्यायालय ने यानी ऑनरेबल कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि अगर मान ली भारत के एक आध दो राज्यों में किसी वजह से वहां पे असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया है तो प्रेसिडेंट के चुनाव को रोका नहीं जा सकता है। ठीक, तो मित्रों ये ध्यान में रखें कि प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन मतदान करता है ये भी आपको बताया गया, प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन मतदान नहीं करता आपको ये भी बताया गया। अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि जो ये मनोनीत सदस्य हैं, जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं, इनको चुनाव से बाहर या यूं कह लें चुनाव में मतदान करने से रोक क्यों दिया जाता है। मित्रों ये ध्यान में रखें कि जो भारत का जो प्रेसिडेंट है ये अपनी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ये भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। बहुत सीधी सी बात है, अगर वो सर्वोच्च संवैधानिक पद है तो उस पद के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बेहद निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए ताकि सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठाया जाए उसके ऊपर उसके निर्वाचन को लेकर के किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न चिन्ह या कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। दिक्कत यहां से आती है, इसको आप इस तरीके से समझें, क्योंकि आपको ये बताया कि आप इसको जानते हैं कि जो भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो तो 5 साल के लिए है, लेकिन एक व्यक्ति भारत में कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है ये भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। इसका मतलब एक लाइन का हुआ कि एक व्यक्ति भारत में एक से अधिक बार प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। कितनी बार बनाया जा सकता है संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, ये कहीं पर नहीं मेंशन किया गया है। अगर आप 1950 से लेकर के और 2024 यानी जुलाई 2024 तक अगर आप चले आए तो आप ये देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अकेले प्रेसिडेंट थे जो भारत में केवल 2 बार प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। इसके बाद किसी व्यक्ति को 1 बार से 2 बार प्रेसिडेंट बनने का अवसर नहीं मिला है। लेकिन संविधान हमारा ये नहीं कहता, संविधान ये कहता है कि एक व्यक्ति 1 से ज्यादा बार प्रेसिडेंट हो सकता है। अब आप जरा इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो ये नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं इनको चुनाव से बाहर क्यों किया जा रहा है। अब आपको एक उदाहरण देते हैं, आप जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अपने यहाँ जैसे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इसमें भारत की प्रेसिडेंट हैं। मुर्मू जी चुनी गई 2022 में,
ठीक है, भारत के प्रेसिडेंट बनी। अब आप जरा सोचिए कि जो मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनी हैं, इन मुर्मू जी को भी तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुर्मू जी राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करेंगी अगर उसमें से कोई पद खाली हो रहा है। अब आप ये जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर, वो आप 6 साल का होता है। अब आप जरा सोचें कि 2022 में प्रेसिडेंट बनती है मुर्मू जी। चलें मान लेते हैं कि 2022 में मुर्मू जी ने इन 12 लोगों में से, चलें मान लेते हैं 3 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया। बात क्लियर हुई? मतलब क्या हुआ, मुर्मू जी 2022 में प्रेसिडेंट बनी। मुर्मू जी ने क्या किया, राज्यसभा में जो 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं, उसी 12 लोगों में से मान ले कि 3 पद खाली थे, 3 लोगों को मुर्मू जी ने राज्यसभा में मनोनीत कर दिया। सीधी सी बात है, कब मनोनीत किया? 2022 में। क्लियर? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अभी आपको बताया गया वो 6 साल का है। इसका मतलब हुआ ये लोग, जब इसमें आप 6 जोड़ देंगे तो कितना साल हो जाएगा? 2028। 2022 प्लस 6 कितना हो गया? 2028। अब आप जरा सोचें, प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2022 में मुर्मू जी चुनी गई, 5 साल इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2027। क्लियर? अब आप जरा सोचें, जब 2027 में भारत में प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, और आप कल्पना करें, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें कि मुर्मू जी दोबारा प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने, इसलिए कि इनको दोबारा प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है, संविधान रोकता नहीं। अब पता लगा मुर्मू जी चुनाव में लड़ी, चुनाव में जब लड़ेंगी और अगर मान लें नॉमिनेटेड कैंडिडेट को चुनाव में मतदान करने का मौका दे दिया जाए, तो मुर्मू जी ने इन 3 लोगों को नॉमिनेट किया था, इनका तो कार्यकाल 28 में पूरा होगा ना, और चुनाव कब हो रहा है? 2027 में। आपको क्या लगता है कि ये तीनों लोग अगर मान लें इनको प्रेसिडेंट के चुनाव में मतदान करने का अवसर दे दिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत निष्पक्ष होकर चुनाव में मतदान कर लेंगे? अगर थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि मुर्मू जी का कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं है, सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन जब 2027 में चुनाव होगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इनका नॉमिनेशन किया गया इन तीनों लोगों का, तो जब ये चुनाव में मतदान करने जाएंगे तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं इनका जो व्यवहार है वो थोड़ा पक्षपातपूर्ण हो जाएगा या थोड़ा बायस हो जाएंगे। जबकि हमारा संविधान क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होना चाहिए, बहुत ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए होता क्या है कि अपने यहाँ जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये सोचा कि चूंकि ये भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, इसीलिए जब इसका चुनाव कराया जाए तो उसके चुनाव कराने की प्रक्रिया पे या उसकी निष्पक्षता पे या उसकी फेयरनेस के ऊपर कोई भी या किसी भी तरीके का सवाल न उठे, किसी भी तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन मार्क न लगे, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। इसीलिए ये कर दिया गया कि जितने भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं उन सारे लोगों को उठा के चुनाव से बाहर कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं वो चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। एक बात तो राष्ट्रपति के जो द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं वो तो इस आधार पर हटा दिए गए। अब आप सोचेंगे कि जो राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जा रहे थे उनको काहे के लिए हटा दिया गया? तो फिर बात मित्रों यहीं पे समझें कि आखिर राज्यपाल को भी कौन नियुक्त करता है? भारत का प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मुर्मू जी ने ही किसी राज्यपाल को नियुक्त किया होगा, राज्यपाल ने किसी को विधानसभा में नियुक्त किया है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जब वो चुनाव में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त सदस्य जो कि विधानसभा में नॉमिनेट किया गया है, या यूं मान लें विधान परिषद में जिन 1/6 लोगों को नॉमिनेट किया है, वो भी तो कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाएंगे, थोड़ा कह लें कि उनका भी रवैया कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण हो जाएगा। तो संविधान निर्माता बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने सोचा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ऐसा करते हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जो लोग नॉमिनेट किए जा रहे हैं उनको चुनाव से उठा के सीधे बाहर कर दिया जाए। एक बात। अब जरा दूसरे बात पे आते हैं कि जो MLC जो हैं, यानी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, उनको चुनाव से मतदान से बाहर क्यों किया गया? तो मित्रों आप इसको जानते हैं कि हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात किया था कि भारत में अगर ये देखा जाए कि राज्यों की संख्या जो है कि अपने यहाँ कुल कितने राज्य हैं, तो आप ये पढ़ते हैं कि इनकी संख्या 28 है। इन 28 राज्यों में से केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर
विधानसभाएं भी हैं और विधान परिषदें भी हैं, यानी वहां पे असेंबली भी है और काउंसिल भी बनाई गई है, यानी यहां द्विसदनीय व्यवस्था लागू है। इन 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था, 2 हाउस सिस्टम लागू है। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब हमने आपको किसी सेशन में बताया है कि द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब हुआ कि भारत में ऐसे राज्य जहां पर विधानसभाएं भी मौजूद हैं और विधान परिषदें भी मौजूद हैं, यानी वहां असेंबली भी है और विधान परिषद भी है। हमने आपको यह भी बताया था किसी सेशन में, आप उसको देख सकते हैं जाके। हमने आपको बताया था कि जिन 6 राज्यों में विधान परिषदें बनाई गई हैं, यानी जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, उनकी अगर जनसंख्या जोड़ ली जाए तो लगभग 46 से 45% आती है, यानी भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 40 से 45% आती है। इसका एक लाइन का सीधा मतलब यह हुआ कि जिन राज्यों में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, केवल उन्हीं राज्यों में विधान परिषदों को बनाया गया है। अब आप जरा सोचें कि जब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो प्रेसिडेंट के चुनाव में आपको पहले से ही बताया गया कि राज्य के विधायक मतदान करेंगे, विधायक यानी एमएलए। अब आप जरा सोचें कि जब आप ये कहते हैं कि राज्य विधायिका के सदस्य मतदान करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के, तो राज्य विधायिका में आपको पहले से बताया गया 2 सदन है, एक विधानसभा आ गई, एक विधान परिषद आ गई, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई और काउंसिल आ गई। आपको पहले से बताया गया जो विधान परिषदें हैं, काउंसिल बनाई गई, वो 6 राज्यों में है। इसका मतलब हुआ बाकी ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषदें नहीं है। अब आप जरा सोचें कि प्रेसिडेंट के चुनाव में जब आप कभी ये कहते हैं कि विधानसभा के सदस्य, तो जो 28 राज्य हैं भारत में, उसमें यूपी की विधानसभा में 403 सीट है। तो अगर आप सिक्किम की विधानसभा में चले आए तो यहां पर विधानसभा में सीटों की संख्या सबसे कम यानी 32 है, यानी सिक्किम की विधानसभा में और यूपी की विधानसभा में 10 गुने से ज्यादा का अंतर है। अब आप जरा सोचिए कि सिक्किम में विधान परिषद नहीं है, ठीक है, लेकिन यूपी में विधान परिषद है और यहां की विधान परिषद में पता लगा 100 सीट और है। अगर मान ले विधान परिषद के सदस्यों को भी चुनाव में मतदान का मौका दे दिया जाएगा, इसका सीधा मतलब यह हुआ कि प्रेसिडेंट के चुनाव में उन राज्यों का दबदबा बहुत ज्यादा हो जाएगा, डोमिनेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जैसे यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटका है। ये ऐसे राज्य जहां पे पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों को इसलिए बाहर कर दिया गया कि भारत में केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें बनाई गई है, बाकी राज्यों में विधान परिषदें नहीं है। अगर मान ली विधान परिषद के सदस्यों को भी शामिल कर लिया जाएगा तो जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू है, 2 हाउस सिस्टम लागू है, उन राज्यों का जो दबदबा है, जो एक डोमिनेंसी है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये शायद इस सर्वोच्च संवैधानिक पद की निष्पक्षता के लिए या उसकी चुनाव की प्रक्रिया को देखते हुए ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया नहीं कही जा सकती है। इसीलिए क्या किया गया कि विधान परिषद के सदस्यों को चुनाव से बाहर कर दिया गया। तो मित्रों, आज के सेशन में, इस सेशन में हम लोगों ने सिर्फ इस चीज को देखा कि भारत के प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन लोग मतदान करेंगे, एक, फिर आपको ये बताया गया कि प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन लोग मतदान नहीं करेंगे, और फिर आपको यह बताया गया कि प्रेसिडेंट के चुनाव में जो लोग मतदान नहीं करेंगे तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। संक्षेप में आप ये कह सकते हैं, अगर पूरे मामले को हम कंसाइज कर दें, संक्षेप में बताना चाहें, तो आपको केवल एक चीज बतानी है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग मतदान करेंगे, मतदान कौन करेगा, तो आपको केवल एक लाइन में बताना है, निर्वाचित विधायक और सांसद। निर्वाचित विधायक और सांसद, केवल ये लोग मतदान करते हैं। एक लाइन में उसका जवाब ये होता है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मतदान नहीं करते हैं, तो उसका सीधा सा जवाब क्या हो गया, एक, जो मनोनीत सदस्य हैं, नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं, वो नॉमिनेशन चाहे उनका उच्च सदन में हो चाहे निम्न सदन में, और दूसरा आपका सीधा सा जवाब इसका ये हो सकता है कि जो विघटित विधानसभा है,
ऐसी विधानसभा जिसको डिसॉल्व कर दिया गया है, तो विघटित विधानसभा के सदस्य भी चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। बस आसान भाषा में उसका उत्तर यह है। अब आपसे ये थोड़ा बताना जरूरी है कि आज के सेशन में हमने आपसे डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन मतदान कर रहा है। मित्रों, आप इसको जानते हैं कि अगर मान लें भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से, या यूं कह लें उसके पदावधि के दौरान ही, यानी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, जब वो अपना कार्य कर रहा होता, अगर उसको उसी कार्यकाल के दौरान उसको पद से हटाना हो, तो उसको महाभियोग से यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से बाहर किया जाता है। यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, यानी वो भी पद के दौरान, तो आप उसको जानते हैं कि वो महाभियोग है, इम्पीचमेंट है। महाभियोग की जब हम लोगों ने अभी जो आज डिस्कशन किया, इस सेशन में हम आपको जो चीज समझाने की कोशिश किए, उस प्रक्रिया में, या यूं कह लें उसमें हम कितने सफल हुए हैं और कितने सफल नहीं हुए हैं, ये तय करने का काम आपका है। अगर आपके दिमाग में अगर कोई भी प्रश्न रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसको जरूर पूछ सकते हैं। आपका हर सुझाव अगर वो बहुत ही निष्पक्ष भाव से दिया गया है, तो हमारी सर आंखों पे है। हम हर बार कुछ और बेहतर करना चाहेंगे, हर बार कुछ और बेहतर करेंगे, ताकि आपका रोज का जो समय है, दिन प्रतिदिन हर समय जब आप आगे बढ़ें, तो एक कदम और सफलता के नजदीक आ जाएं। इसी चीज को पूरा करने के लिए, इसी मिशन को पूरा करने के लिए बहुत ही शिद्दत के साथ आपके साथ हम मेहनत करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता चले। इसके ऊपर जो MCQs हैं, जो सवाल हैं, उस सवालों के ऊपर भी हम आपके पास आएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक के लिए हमारे प्रयास में अगर कोई कमी रह गई हो, तो कमेंट करके उसको जरूर बताएं। इतनी देर तक के लिए आप लोगों ने अपना समय निकाल करके हमको सुना है, आपने तसल्ली बख्श तरीके से सुना है, इसके लिए आप सभी लोगों का हार्दिक आभार है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर इसी विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें यहाँ पे लिखा गया है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।